Hello friends, welcome to today's session. So in today's live session, we are going to discuss our unit number 20 of I and IFS, that is MCQ session of unit number 20. The topic naming is Indian Financial System. आज के सेशन को शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है, यानी इनमें से कौन सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मनी लेंडर, म्यूचुअल फंड, रिलेटिव, महाजन। दोस्तों सही जवाब है इसका म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी पूल करता है कहाँ से, इन्वेस्टर से, राइट, निवेशक से, और उसे इन्वेस्ट करता है बहुत सारे एसेट्स में। अब एसेट्स का मैं नाम बताऊं, जैसे कि स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट। सो और ये इसको रेगुलेट कौन करता है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है दोस्तों, सेबी रेगुलेट करते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी जो ऑप्शन है हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं मनी लेंडर, रिलेटिव, महाजन, तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं, राइट। तो एक मनी लेंडर कौन होता है? एक मनी लेंडर एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है जो कि पैसा लोगों को देता है हाई इंटरेस्ट रेट पे, अधिक ब्याज दर पे। रिलेटिव और महाजन भी प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं जो कि लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन वो लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू मनी लेंडर। तो दोस्तों ये जो टर्म है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मतलब ऐसा एक नेटवर्क है इंडिविजुअल्स का या ऑर्गेनाइजेशन का जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो ये वैसे लोग होते हैं जिनके पास, और ये कौन से लोग यूज करते हैं इस सिस्टम को? वैसे लोग होते हैं जिनके पास फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, या वैसे लोग जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही खराब है, ठीक है, जहां पे बैंक उनको कुछ लोन दे ही नहीं सकती है, तो वैसे लोग इनके पास जाते हैं, मनी लेंडर के पास। ऑब्वियस सी बात है ये रिस्की होता है क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। तो फुली मैंने हर एक एस्पेक्ट को टच किया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दिस इज हाउ वी कवर ईच एंड एवरी एमसीक्यूज, एंड इफ यू वांट सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज for all the units, for all the subjects, you have to enroll in the course. Now let's come to the next question. Question number 2 in this one is on the screen. Question number 2 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है, राइट। सो इन द लास्ट क्वेश्चन we have been asked that which of the following is not the part of informal financial system, and now it has been asked that which of the following is not a part of formal financial system. So friends, options are association, banks, NBFC, insurance company. Obviously correct answer is association. दोस्तों एसोसिएशन लोगों का समूह होता है जो कि एक साथ आते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का सेम हॉबी है, सेम काउज है, तो ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस है हमारे, बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सभी हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। बैंक बताइएगा आपको, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से और पैसा बोरोवर को लेंड करते हैं। एनबीएफसी आपको पता है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो कि बहुत तरह के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस कंपनी जानते ही होंगे, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ताकि लोग को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट कर सकें। तो यदि मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये एक नेटवर्क है रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन का। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। ये एक रिलायबल और सिक्योर है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो फॉर्मल सिस्टम रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, इनफॉर्मल सिस्टम रेगुलेटेड नहीं होता है। रिलायबिलिटी की यदि बात करें तो फॉर्मल ज़्यादा रिलायबल है, सिक्योरिटी की बात करें तो फॉर्मल ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल, कॉस्ट की बात करें तो फॉर्मल ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल जो हमारा है वो एक्सेसिबल वैसे लोगों के पास है जिनके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है, राइट। चलिए मैंने एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है या है। दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल द अबव। ऑब्वियसली ऑल द अबव इज द करेक्ट। देखिए दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक टर्म आया है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक नेटवर्क होता है दोस्तों, किसका? इंस्टीट्यूशन का, मार्केट का, इंस्ट्रूमेंट का, जो कि फ्लो ऑफ मनी को फैसिलिटेट करते हैं। किनके बीच में? सेवर्स और किनके बीच में? बोरोवर्स। तो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में जो मनी का फ्लो होता है
इसको ये क्या करते हैं दोस्तों, फैसिलिटेट करते हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट आते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड मार्केट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव। दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि फंड को चैनल करते हैं सेवर से बोरोवर तक। ये बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट आपको पता होगा जहाँ पे बायर और सेलर जो है एक साथ आते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स बॉन्ड्स के ट्रेडिंग के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली अंडरलाइंग एसेट्स होता है जो कि ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जैसे बॉन्ड एंड लोन्स। तो सिंपल भाषा में कहें फाइनेंशियल सिस्टम एक तरीका है जिससे पैसा जो है इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होता है। इससे दोस्तों जो लोग हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो सेव करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और इससे बिजनेस अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं ग्रो के लिए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑल दिस आस्पेक्ट। जेआईवी के चारों सब्जेक्ट्स के सभी यूनिट्स को ऑनलाइन क्विज़ के फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट प्लान है या हमारा जो क्विज़ प्लान है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। आपको मैं शो करता हूँ इसके कंटेंट को। ये देखिए, जैसे कि हमने अक्टूबर 2024 का मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेपरेट फोल्डर मैंने बना के रखा है INIFS का, AFM का, PVV का और RBWM का। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको INIFS का शो करता हूँ कंटेंट, तो इसमें 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। एक तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट जो कि मैं वीकली कंडक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 मॉक टेस्ट हमने ऐड कर रखे हैं जो कि हर एक वीक में कंडक्ट हो चुका है। और उसके अलावा आपको एक मिलेगा फोल्डर, इसमें डेली क्विज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर मैंने डेली क्विज में प्रत्येक दिन का फोल्डर है। जैसे 1 तारीख का, 1 अगस्त का देखेंगे 2 क्विज मैंने डाल रखा है, 2 अगस्त का देखेंगे तो फिर क्विज है, 3 अगस्त का क्विज है। इस प्रकार से सभी दिन का क्विज है। अभी तक जितने भी दिन हुए हैं सभी का क्विज इसमें अपडेटेड है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी दिन हुए हैं सभी का क्विज अपडेटेड है। प्रत्येक क्विज का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और बेसिकली हम लोग इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। मात्र 200 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट्स के लिए आप मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। और यदि कंबाइंड मॉक टेस्ट लेंगे तो इट विल कॉस्ट ओनली 600 रुपीज़। और आज आपको 30% का डिस्काउंट, 35% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड देर किस बात की, इनरोल हो जाइए इस पार्टिकुलर कोर्स में और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए। हर एक पेज से क्विज कंडक्ट बनाया जा रहा है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा आयाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपना प्रॉपर स्कोर देखेंगे, आप कहाँ गलती किए, कहाँ क्या आपका सही है, क्या आपका। पूछा जा रहा है कि भारत में पहला बैंक कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों सही जवाब है इसका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा दोस्तों 1770 में, 1770 में, राइट, ये पहला एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, राइट। सो और किन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ये पहला बैंक है इंडिया भारत में जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था। लेकिन दोस्तों इसका काम जो है 1832 में रोक दिया गया। बाकी जो ऑप्शंस है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आपको पता होगा बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1906 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1955 में एंड पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1895 में। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहली बैंक थी जो कि मॉडर्न बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की थी, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, पेपर करेंसी इशू करना। लेकिन ये वेल मैनेज नहीं हुई जिस कारण से ये इवेंचुअली फेल कर गई। दोस्तों ये जो हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये दोस्तों और दूसरे बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के वे को पेव किया, राइट। और दोस्तों हमारे कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने में बहुत हेल्पफुल मिला। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि हमारे डेवलपमेंट के कौन से फेज में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट के कौन से फेज में फोकस डाला गया कि हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करें। दोस्तों ये DFI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं होता क्या है। दोस्तों देखिए ये जो DFIs है ना, तो DFIs जो है हमारे सेकेंड फेज में। तो हमारा जो सेकेंड फेज था फाइनेंशियल सिस्टम का, तो ये फेज कब आया था, 1960s में आया था और कंटिन्यू हुआ था 1990 तक। तो 1960 से लेकर 1990 तक चला था। तो DFI का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करें इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। किस किस प्रोजेक्ट को दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को, और कौन से प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को।
तो जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था DFIs का। और DFIs दोस्तों एक क्ली रोल प्ले किए थे रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। तो दोस्तों कुछ मेजर DFI का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसा कि आपने नाम सुना होगा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SFC नाम सुना होगा, स्टेट वेयर सेटअप इन द सेकंड फेज। दोस्तों DFI सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, खासकर सेकंड फेज में। इनसे दोस्तों ये कि इन्होंने क्या किया कि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते थे उनको फाइनेंस करते थे, जिसके अंदर डैम्स, रोड्स, पावर प्लांट, इन सभी के कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड हैं। लेकिन दोस्तों DFI ने कुछ चैलेंजेस भी फेस किया। ये क्रिटिसाइज किए जाते थे कि ये इनएफिशिएंट हैं, ये लैंडिंग पैसा लैंड कर देते हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड बॉरोवर को। तो 1990 में क्या हुआ कि सरकार ने कुछ DFI को प्राइवेटाइज कर दिया और उनका जो इकोनॉमी में रोल है उसे कम कर दिया। तो सिंपल भाषा में आपको बताएं कि जो हमारा डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट का जो सेकंड फेज है, ये वो समय था जब सिग्निफिकेंट ग्रोथ था और इनोवेशन था, फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा DFI को सेट करें, राइट। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्लान। सो होपफुली यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय अर्थ फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। RBI, सिविल, सेबी और IRDA। RBI पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिविल आपको पता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली सिविल इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सिविल इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। सिविल क्या है? तो सिविल बेसिकली आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बताती है, राइट। सो सिविल इज द करेक्ट आंसर। सेबी आपको पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के डेफिनेशन में इनमें से किसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता? Which of the following cannot be included in the definition of a financial intermediary? Option A, bank and non-banking financial company. Option B, financial institution. Option C, mutual funds. Option D, company engaged in manufacturing of goods. बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे कंपनीज गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूडेड हैं, इन्हें आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। बाकी बैंक और NBFC को तो कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आप मनी मार्केट में इंक्लूड नहीं कर सकते? कॉल और नोटिस मनी, फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल। बताइए मनी मार्केट का कौन सा पार्ट नहीं है? बताइए दोस्तों। सही जवाब है दोस्तों इसका कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। बाकी कॉल और नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट है? पहला ऑप्शन, वैसा बॉन्ड जो कि सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, वैसा बॉन्ड जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा इशू किया जाता है, टर्म मनी, डिवेंचर। तो कौन सा दोस्तों मनी मार्केट का पार्ट है? बताइए। सही जवाब है दोस्तों इसका टर्म मनी। टर्म मनी इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। बाकी बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाने वाला, बॉन्ड PSU के द्वारा इशू किया जाने वाला, डिवेंचर, ये सभी मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। दोस्तों जो हमारी RBI है, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, ये दो डिस्टिंक्ट रोल प्ले कर रही है मनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो डिस्टिंक्ट रोल है क्या? ऑप्शन ए कह रहा है मॉनेटरी कंट्रोल एंड बैंकिंग सुपरविजन, ऑप्शन बी कह रहा है करेंसी इशू एंड मेंटेनेंस ऑफ CRR। दोस्तों पर्सपेक्टिव को देखिए, पर्सपेक्टिव है, कॉन्टेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट। नेक्स्ट है हैंडलिंग गवर्नमेंट बिजनेस एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, एंड द नेक्स्ट वी हैव इज बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज RBI जो है दो डिस्टिंक्ट रोल प्ले कर रही है, एक तो मॉनेटरी कंट्रोल का और एक बैंकिंग सुपरविजन का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों दीज आर द प्लान्स विच आर अवेलेबल लाइक JIB कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। It includes unit-wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, daily quizzes, unit-wise mock test, full-length mock test, ओके, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ये हमारा JIB का PDF कोर्स है। इसके अंदर आपको यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट्स, 3000 प्लस MCQs, यूनिट वाइज थ्योरी एंड MCQ PDF, ऑल दिस कंटेंट you will get in this particular course. Also we have JIB mock test plan. So in the mock test plan you will get unit wise mock test with solution, daily quizzes and full length mock test. So these are the several plan among which you can opt for. इनमें से दोस्तों आप किसी प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं as per your requirement. यदि आपको सारा कंटेंट चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ऑप्ट कीजिए। If you need only PDF then you opt for PDF plan, and if you want to practice real time mock test then you opt for mock test plan. दोस्तों हमारा mock test का जो इंटरफेस होगा वो सिमिलर होगा as is provided in the IABF. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो RBI जो मॉनेटरी कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है वो किसके माध्यम से एक्सरसाइज करती है? पेमेंट सिस्टम, करेंसी इशू, कैश रिजर्व एंड लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बताइए मॉनेटरी कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों इसका कैश रिजर्व एंड लिक्विडिटी रिजर्व
लिक्विड रिजर्व रेशियो। जो हमारा डिपॉजिटरी का सुपरविजन है वो किसका रोल है, आरबीआई का, IRDA का, सेबी का या PFRDA का? सही जवाब है दोस्तों सेबी का। इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर IRDA, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी, मनी मार्केट का रेगुलेटर RBI, फॉरेक्स मार्केट का रेगुलेटर सेबी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जो फॉरेक्स मार्केट का रेगुलेटर है वो सेबी नहीं है, वो कौन है, RBI है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन IRDA के द्वारा कैरी नहीं किया जाता। दोस्तों इस प्रकार का पास हमारे पास 3000 प्लस MCQs है जिसको हम लोग अपने पेड मेंबर को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको इस प्रकार का MCQs PDF चाहिए तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। बताइए IRDA के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जाता? इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को रेगुलेट करना ओवर द फंड मैनेजिंग पेंशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सुपरविजन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे स्मॉल कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको एक्सक्लूसिवली क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? NBFC कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं, प्राइमरी डीलर कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट